यशस्वी भाई, कैसे हो? चैनल का नाम बदल गया, पॉडकास्ट का नाम बदल गया, जगह बदल गई। लोग जितना छोटा शहर होता है उतनी आपकी कंडीशनिंग रिजिड हो जाती है। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड को कुछ चेंज करना जरूरी है? एक सपना एक साथ देखने के बराबर है। तो आर्ट अप्रिशिएट करना भी एक आर्ट है। जितना जल्दी हम ये मान लेना कि हम लोग मीडियोकर ही है, उतना जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यशस्वी भाई, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया यार, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जब मैं आपसे मिला था आपके स्टूडियो में, तब से लेके अब तक बहुत कुछ बदल गया है। चैनल का नाम बदल गया, पॉडकास्ट का नाम बदल गया, जगह बदल गई, लोकेशन बदल गई। हाँ वही। बट अभी भी काम सारा वही है, सिर्फ नाम ही बदले है। पॉडकास्ट वही है, देहरादून का ही पॉडकास्ट है। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस नई जगह और नए नाम के साथ आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच यार फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे थे कि मैं इनको ज़रूर बुलाऊंगा। अब मैंने लिख दिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि आएंगे नहीं आएंगे, तो उनमें से एक नाम आपका भी था। तो आज मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो अभी ऐसा हो रहा है। बाकी द स्मॉल टाउन शो पॉडकास्ट का नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है यार, और बहुत ही ऐप्ट नाम है। हाँ, और टैगलाइन है मेरी, स्मॉल टाउन बिग ड्रीम्स। स्मॉल टाउन बिग ड्रीम्स। आप इस चीज़ को कितना मानते हो, अगर आप देहरादून के बारे में सोचो तो, और यहाँ के टैलेंट के बारे में? यार मैं इसको बहुत ही मतलब अलग नज़रिए से मानता हूँ। एक तो बहुत ही पर्सनल से, बिकॉज हाँ, मेरा भाई और मैं दोनों देहरादून से ही आते हैं, और दोनों ने सपने ऐसे देखे जो कहीं ना कहीं इस शहर के कंडीशनिंग में फिट नहीं होते हैं। क्योंकि आई थिंक सपने तो सभी देखते हैं, हर जगह देखते हैं यार। हम देहरादून की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या कर जाते हैं। तो मैं इसमें लाइक आई एम अ फर्म बिलीवर इन प्योर मैनिफेस्टेशन और अंडरस्टैंडिंग कि यार आप कहीं ना कहीं ड्रीम करने का राइट रखते हो, और आप कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने का भी पावर रखते हो। तो मैं जब स्कूल में था, हालांकि मैं तो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि यार हम लोग बहुत ही अच्छे एज से आते जब यूट्यूब आ गया था और एवरीथिंग वाज डिजिटल, और हम पे कहीं ना कहीं एक्सेस भी था उस चीज़ का। विद एजुकेशन की अगर हम बात करें, या हम जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वी वर एक्सपोज्ड ऑलरेडी विद द आइडिया ऑफ द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड जहाँ पे तुम देखते हो कि पीपल आर टेलिंग स्टोरीज, पीपल आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं ये मानता हूँ कि छोटे शहर में बस यही है कि आपका क्या कहते हैं, जो मतलब जितना छोटा शहर होता है उतनी आपकी कंडीशनिंग रिजिड हो जाती है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच और सोसाइटी को एक अलग ही मतलब ज़्यादा ही कॉन्शियस होकर देखते हो कि सोसाइटी है। मैं जब बॉम्बे गया, मैंने देखा यार नोबडी गिव्स अ डैम, मतलब लाइक हमारे जैसे 100 है वहाँ पर, और पर ये है कि अपनी वॉइस कहीं ना कहीं सीमित रहती है। तो स्मॉल टाउन बिग ड्रीम्स इज समथिंग अबाउट अपनी वॉइस अलाइव रखना, और तब भी सपने बड़े देखना, पर अपनी वॉइस को कहीं ना कहीं साथ रखना। तो आपने देहरादून में बहुत लोगों के साथ काम किया। क्या आप कैसा फील करते हो कि आपने अपने ही शहर में, आप फिल्म मेकिंग में हो, आप फिल्म्स बनाते हो और आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाता है, जो आपको लोग चाहिए, जैसा आपको काम करना है उस हिसाब से? कैसा फील करते हो आप? यार मेरे को लगता है कि देहरादून में काम करना एक तो बहुत ही लैविश है, बहुत ही इजी है। मतलब इट्स वेरी इजी, परमिशंस का कोई इशू नहीं होता, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसपास एक्सेस मिल जाता है। अब तो रेंटल हाउसेस इतने ज़्यादा खुल गए हैं, जैसे देखो वो डिजिटल फिल्म मेकिंग में कहीं ना कहीं इक्विप्ड हो चुका है उससे। तो मुझे लगता है कि देहरादून में काम करना इट्स लाइक अ ह्यूज लग्जरी। मतलब आप आराम से अपने टाइम के हिसाब से चल सकते हो। मैं भी ना, जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने देहरादून में बना रहा हूँ और मैं मुंबई में बना रहा हूँ ना, तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जितने रिसोर्सेज मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुंबई में उसका हाफ भी नहीं मिलता मेरे को। तो एक वो लग्जरी भी काफ़ी लगती है मेरे को। घर भी यही है, सब लोग भी जानने वाले यही हैं, तो एक वो चीज़ भी है। मुझे यार एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि यार आप जहाँ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहीं की कहानी बताओगे जहाँ पे आप आई थिंक आप उस कहानी से रिलेट करते हो, या वो आपकी खुद की कहानी है, वो कहीं भी हो दुनिया में। मैं ये नहीं बोल रहा कि देहरादून वाला देहरादून में ही बताए। उसको जहाँ अपनी वॉइस मिलती है, उसको जहाँ लगता है कि वो कुछ बात कहना चाहता है जो वो लिख के नहीं बोल सकता, जो वो मुंह से नहीं बोल सकता, वो सिनेमा के जरिए मतलब एस्पेक्ट से, या फिर थिएटर के एस्पेक्ट से वो अपनी बात रखता है। पर मुझे लगता है कि ये
मेरी बहुत अच्छी किस्मत की बात है कि मेरे को अपनी कहानियाँ यहीं मिल जाती हैं, मैं यहीं से रिलेट करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड से ही काफ़ी कुछ मेरा इंक्लिनेशन रही है समझने में स्टेट को, कि स्टेट है क्या एक्चुअली, और यहाँ का पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की लाइवलीहुड क्या है। तो यहाँ मैं लकी हो गया कि मुझे देहरादून में काम करने को मिल गया। बट यहाँ पे काम करना इट्स आउटस्टैंडिंग बिकॉज इट्स लाइक अभी सीन काफ़ी बूम में है, यू कैन गेट एवरीथिंग वेरी इजीली। सारे दोस्त लोग ही आपकी फिल्मों में काम कर लेते हैं। मतलब मैं कभी अपने दोस्त की फिल्म में एडी हूँ तो वो कभी मेरी फिल्म में एडी है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, छोटी कम्युनिटी है, सब काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना प्रोडक्शन है, सबको जानते हैं हम लोग। बिल्कुल, वो तो है। मतलब आई थिंक देहरादून में काम करना अपने में एक इट्स लाइक यू आर वेरी, मैं कैसे उसको, मतलब आई एम नॉट एबल टू फ्रेम इट, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जब मैं देहरादून में आया हूँ तो मेरे को एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर अपना कहीं ना कहीं मैं बहुत करीब आया हूँ अपने आप के। शायद मैं बॉम्बे होता तो मैं हसल कर रहा होता, मैं समझ रहा होता मुझे क्या बताना है। मैं बॉम्बे में, इसीलिए मैं बॉम्बे में यही हुआ था कि आई वेंट टू बॉम्बे एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, कि फिल्म मेकिंग का जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। बट कहीं ना कहीं वो जो बुनियाद है, वो जो जड़ है, वो मुझे यहीं रिलेट हो रही थी। मैं देख वहाँ पे रहा था, मैं सीख वहाँ पे रहा था, बट मुझे दिमाग में ये ज़रूर था कि कहानी मुझे वहीं जाके बतानी है। तो दैट इज़ समथिंग जो देहरादून में आके मुझे लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए, बिकॉज आई फील दैट आई कैन टेल स्टोरीज बहुत ऑनेस्टली यहाँ पे। मतलब मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। हाँ, और आई थिंक जैसे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उससे आई थिंक हम लोग जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी आगे फिल्म मेकिंग में एंटर करना चाहते हैं और उन पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है मुंबई जाने का, तो वो यहाँ पर भी एक करियर देख सकते हैं अपना। वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं देहरादून को ना, मतलब अब जो देहरादून में सीन हो रहा है, आई डोंट नो, बट मेरा बहुत ऐसा, मतलब मैं बहुत ही ड्रीमी, मतलब उस पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ। बट ईरान का सिनेमा अगर हम देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है। ईरान में 70s के बाद रेवोल्यूशन आया और काफ़ी चीज़ें बदल गई। उनका सेंसरशिप लॉ और सेंसरशिप जो पूरा बोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। काफ़ी फिल्म मेकर्स वहाँ पे बैंड है अपनी कहानी बताने के लिए। पर ये एक अलग एस्पेक्ट है, देहरादून में ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स ये हम पे बहुत अलग है हम। लेकिन ईरान में एक चीज़ है कि वहाँ पे कुछ सेट ऑफ फिल्म मेकर्स है जो तब भी वहाँ रहे, और वो लोग साथ मिलके सब दोस्त यार थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं, ऐसा है कि कोई सुबह बैंक में काम कर रहा है तो वो शाम को किसी की फिल्म में गैफर बन के काम कर रहा है, किसी की फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के काम कर रहा है। और एक कम्युनिटी ऑफ फिल्म मेकर्स इरप्ट हुई वहाँ पे, जिन्होंने ऐसी कहानियां बताई ज़बरदस्त कि पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसी कहानियां कोई नहीं बता पाया जैसे ईरान ने बताई है। हालांकि वो एरिया भी कॉन्फ्लिक्ट में था। कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आप तरीके ढूंढते हो। तो मुझे लगता है कि मैं देहरादून में कहीं ना कहीं ईरान जैसी कम्युनिटी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार हम लोग कहीं ना कहीं उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसका रेप्लिका है। और वो मेरे लिए बहुत, इट्स लाइक मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ड्रीमी एस्पेक्ट है। बट मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार हम लोग क्यों नहीं अपनी कहानियाँ अगर बताए, और मुझे लगता है कि पहाड़ी कहानियाँ जो एज इट इज़ है, मतलब उसको कुछ एंड उसमें एक्सपेरिमेंट हो। मैं ये नहीं बोल रहा एज इट इज़ दिखाए, बट कहीं ना कहीं वी मेक आवर ओन सिनेमा, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने सिनेमा पे अपने तरीके से, अपने फ्रेम से, अपने फॉर्म से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी मतलब रीजन में हो। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वो देहरादून में बहुत कमाल है, बिकॉज देहरादून इज द बेस एंड यू हैव द होल उत्तराखंड अराउंड यू। तो मुझे लगता है कि यार बहुत मजेदार है यार यहाँ पे। मतलब काफी चीजें क्रिटिकल भी है जिसपे मैं आऊंगा अभी, बट आई फील दैट इट्स अ वेरी ह्यूज प्रिविलेज टू बी हियर एंड टू यू नो फाइंड वर्क हियर। मैंने एक तान्या के साथ पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि हम इतने सारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इतने सारे मीडिया हाउसेज हैं, तो हम सब मिलके एक देहरादून में एक फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने इसकी एक क्लिप यूट्यूब में डाली थी, और फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मतलब था कि हम लोग मिलके ही देहरादून के लोगों के साथ ही कुछ फिल्म्स बनाएं, यहीं से रिलेटेड, यहीं के लोगों से रिलेटेड, और यहाँ की कितनी कहानियाँ हैं। तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं हमें यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं चाहिए। वो थोड़ा अलग ले गए, हमें फिल्म इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। मैंने कहा भाई नौकरी कहाँ से लाऊं मैं। तो उन लोगों को लगा कि हम यहाँ पे कंक्रीट के जंगल बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम और भीड़ लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, या देहरादून को, क्योंकि जो चीज़ अभी चेंजेस हम देख ही रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ थी। तो उन लोगों को ये लगा कि हम लोग ये चीज़ करना चाह रहे हैं। आई थिंक यार वो भी कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव है जो आई थिंक एक मास से आ रहा है, और वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। मुझे लगता है कि यार अगर बाहर से, अगर हम देहरादून को ऐसे देख रहे हैं कि यार इट्स अ हब, कि यहाँ पे आजकल शूटिंग्स हो रही है,
और ये तो बहुत ही रप्ट, मतलब ये तो बहुत ही एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब इट्स गोना बी एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सून। तो आई थिंक वो नज़रिया को हमें थोड़ा पलटना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि रीजनल फिल्म मेकिंग यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। आई एम नॉट टॉकिंग कि यार कोई बॉम्बे से यहाँ पे आके अपना सेटअप लेके आ रहा है और बॉम्बे से पूरी टीम ला रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट समवेयर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, इट समवेयर क्रिएट्स एन इकोसिस्टम ऑफ एक्सपोजर फॉर द लोकल्स हियर, बट बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि हम अपने रीजनल सिनेमा को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम अपने रीजनल लोकल फिल्म मेकर्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बॉम्बे से और या फिर बाहर से जो क्रू आता है वो जनरल स्टैंडर्ड रेट्स के बहुत कम रेट में यहाँ के लोगों को हायर करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक्सप्लॉयटेशन का एक पार्ट हुआ है ना। एंड और मुझे लगता है यार हमारे ना छोटे शहर के साथ कंडीशनिंग की जहाँ हम बात कर रहे थे, वहाँ पे एक और कौन आता है कि यार हम लोग ना, जहाँ तक हमारा एक्सेस नहीं है, जो हम सिर्फ कहीं ना कहीं देख रहे हैं, हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बाहर से आया तो हम बोलते हैं भाई ये ज़्यादा पैसे लेके, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट आर लोकल पीपल एंड आर लोकल टैलेंट ओवर हियर इज मच इक्वली इक्विप्ड। मैं बेटर नहीं बोलूँगा, आई विल से इट्स मच इक्वली इक्विप्ड, एंड इवन इफ इट्स नॉट इक्वली, मतलब उनकी इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो एक बहुत फ्रेश अंडरस्टैंडिंग है। तो उनको उस नज़रिए से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आज अगर हम बात करें कि इतना टैलेंट यहाँ इरप्ट कर रहा है, क्या वो मतलब जनरली और क्या वो ऑनेस्टली रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करके इरप्ट कर रहा है, कि वो मतलब हम सिर्फ उसको लाइक हम वो कहते हैं ना चकाचौंध में पड़ गए हो तुम कि यार मतलब एकदम अरे वाह बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम उसको स्टडी करें वो हो क्या रहा है, मतलब वो लाइक यहाँ पे कितने रीजनल फिल्म मेकर्स हैं, यहाँ पे कितनी रीजनल फिल्म्स लगती है हॉल में, कितनी रीजनल फिल्म्स टैक्स फ्री हॉल में लगती है, कितनी जनरल स्क्रीनिंग्स होती है लोकली, जो कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने रीजनल सिनेमा की बात करी, तो अगर हम गढ़वाली सिनेमा लें तो ज़्यादातर फिल्म मेकर्स की कंप्लेन ये रहती है कि अगर हम गढ़वाली फिल्म्स बना रहे हैं तो यहाँ की ऑडियंस ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, या देखने नहीं आ रहे हैं कोई मूवीज़, या स्क्रीनिंग में रखी है तो कोई देखने नहीं आ रहा है। तो हम इस चीज़ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं ऑडियंस, ताकि ऑडियंस का या तो इंटरेस्ट आए उस चीज़ में। मेरा एक पॉइंट था कि अगर हम लोगों को गढ़वाली सिनेमा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहाड़ी सिनेमा हाँ एक्चुअली, तो क्या हम पहले पहाड़ी रेफरेंसेस यूज़ करना स्टार्ट करें अपनी मूवीज़ में, ताकि वो चीज़ लोगों को समझ आए कि ओके ये रेफरेंस यूज़ हुआ है। जैसे हरियाणवी पंजाबी में कुछ रेफरेंसेस है जो हमें याद रह जाते हैं, तो अगर हम गढ़वाली कुछ रेफरेंसेस यूज़ करें कि हाँ ये तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा इस सिनेमा में। तो आपको लगता है ये चीज़ इंटरेस्ट ला सकती है लोगों में? यार मैं ये मानता हूँ कि इसमें शायद ला सकती है, तुम शायद सही बात कर रहे हो कि अगर उन्हीं की भाषा में उन्हीं को वो करें, बट पहले तो यार हम लोगों को ना कल्चर का स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप एक कल्चर शुरू करते हो, कल्चर ऑफ स्क्रीनिंग फिल्म्स, कल्चर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लोकल ऑडियंस विद द लोकल सिनेमा अगर है, और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और मैं ये नहीं बोल रहा कि लोकल सिनेमा बनाए, बहुत सारे लोग बाहर से आके भी यहाँ पे कुछ फिल्में बनाते हैं और उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग गेज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गढ़वाली सिनेमा बनाए, मैं बोल रहा है विदेश से आके कोई अगर अपना पर्सपेक्टिव दे यहाँ का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहले तो सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ गढ़वाल की ही नहीं, जनरल सिनेमा वर्ल्ड का, उसको यहाँ पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिल्म क्लब के मीडियम से या फिर एक जनरल स्क्रीनिंग के मीडियम से। सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम जो होता है वो होता है फिल्म फेस्टिवल होता है आई थिंक इसलिए, ताकि आप वो फिल्में वहाँ जाके देख पाए जो आपको मेन स्ट्रीम और आपको कहीं ना कहीं वो जनरल लाइफ में आपको नहीं देखने को मिल रही है, जो कि वर्ल्ड सिनेमा होता है आपका। आप दुनिया भर का कल्चर समझते हो, आप दुनिया भर की पॉलिटिक्स समझते हो। तो पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब तक सिनेमा से लिटरेट नहीं होंगे, अप्रिसिएशन नहीं करेंगे सिनेमा का, तब तक आई डोंट थिंक कि वो होगा। मतलब मीडिया अगर उसके बारे में बात नहीं करेगी, प्रेस अगर सिर्फ स्टार स्ट्रक रहेगी, प्रेस अगर सिर्फ सेलिब्रिटी के पीछे भागेगी, और प्रेस अगर ये बात नहीं बताएगी कि यहाँ पे लोकली और यहाँ पे कहानियाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है, तो आई डोंट थिंक हम उस कल्चर को आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे वो गढ़वाली स्लैंग यूज करके आप जो भी आप कहना चाह रहे हो उससे। पहले तो यार एक मीडियम है ना, मतलब आप कलेक्टिव एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग। आप लोग साथ जाते हो हॉल में, आप फिल्म देखते हो। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा है कि वो एक सपना एक साथ देखने के बराबर है। आप एक ही सपना देख रहे हो लेकिन साथ में देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे एक मेंटोर बोलूँगा, मेरे एक सीनियर है यूसुफ सैयद साहब,
ही इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वो यहाँ पे सिनेमार्क करके एक क्लब चलाते हैं जो हर संडे दे आर स्क्रीनिंग वेरी गुड फिल्म्स। मैं तो अभी जा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा शूटिंग स्केड्यूल इतना टाइट चल रहा है, बट अगर कोई भी शहर में हो और उनको ऐसा लगे कि यार कि मुझे कोई मतलब आई वांट टू वॉच अ फिल्म इन देहरादून और किसी के साथ देखनी है मेरे को, तो प्लीज आप सिनेमार्क करके उनका है, और यूसुफ सैयद उनके मतलब ही इज हेडिंग दैट, एंड वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स भी चलाते हैं जहाँ पे वो आपको उसकी कुछ फीस है मिनिमल सी, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसमें वो आपको फिल्में अप्रिशिएट करना सिखाएंगे। वो बताएंगे कि ऑडियंस का इंपॉर्टेंस क्या, मतलब एक तो ऑडियंस की लिटरेसी भी बहुत जरूरी है ना, एक तो आर्ट अप्रिशिएट करना भी एक आर्ट है, इट्स ऑल्सो एन एस्थेटिक। तो वो डेवलप करने के लिए वो एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स चलाते हैं जहाँ पे वो एक आपको सिनेमा के बारे में लिटरेट करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि है तो बताना चाहिए इस पॉडकास्ट के जरिए मेरे को, ऐसे नहीं कि मैं बोल दूं मतलब है ना। और आई थिंक वो कल्चर जब जैसे ही बढ़ेगा ना, चाहे वो शॉर्ट फिल्म से बढ़े, चाहे वो एक फॉर्म टेकिंग से बढ़े, या फिर वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज से बढ़े, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सिर्फ एक कॉन्क्रीट और एक तुमने जो बात कही वो नहीं है। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक, मैं इंडस्ट्री से पहले हट के फिल्म कम्युनिटी बोलना चाहूँगा। और फिल्म सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे वो कल्चर है, क्या एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल आर्टिस्ट की और उनका काम के एप्रिसिएशन की। तो आप अपने फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बात करेंगे? मैंने जैसे जितनी भी आपकी मूवीज़ देखी हैं तो काफ़ी रॉ, काफ़ी रियल मेरे को लगता है। मेरे को नहीं लगता कि आप मतलब आपकी मूवीज़ में लगता ही नहीं कि तो आपने मिर्च मसाला डाला है, आप जैसा है वैसी चीज़ों को दिखाते हैं। और एक जब भी मैं आपकी मूवी देखता हूँ मैं हुक्ड इन रहता हूँ, लाइक मैं इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ तो मैं देखता ही रहता हूँ। वो शायद तो वो आपकी फिल्म मेकिंग प्रोसेस का एक आप माइंडसेट में रहता है आपके, या क्या चीज़ है यार? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब शुरू किया था मेरे को प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग की बहुत एक्साइट किया था। मतलब आई थिंक बहुत लोग मेरे से रिलेट करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है फिल्म, वो शायद मैं देखता भी नहीं हूँ। ओके मतलब मैं जब बना लेता हूँ, मैंने देख लिया, उसके बाद मैं आई नेवर री-वॉच माई फिल्म्स, नेवर। मुझे लगता है कि यार मतलब मैं बिल्कुल नहीं देख पाता। सॉरी, आप जैसे जब भी कोई फिल्म बना रहे हो तो आप कुछ सोच के बनाते हो कि यार ये मैं डालूंगा तो इससे ऑडियंस ये सब कुछ नहीं सोचते? हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे बात कहनी है, मेरे को कहीं ना कहीं स्पेसेस बहुत इंस्पायर करती है, जोग्राफी, स्पेसेस और ह्यूमन रिलेशन उस स्पेस के साथ। जैसे अगर मैं आपको अपनी हर लाइफ का फेज होता है, आजकल मैं इस फेज में हूँ। जो मेरा अर्लियर काम है अगर आप देखो तो मैं कैरेक्टर्स बहुत ढूंढता था। माई इनिशियल वर्क, आई एम डॉक्यूमेंटिंग पीपल, आई एम वो मेरा कहीं ना कहीं डायरी फिल्म्स भी आप उन्हें कह सकते हो कि वो मेरे प्रैक्टिस फिल्म्स है, वो मेरा कहीं ना कहीं उसमें मैंने फिल्म मेकिंग सीखी है। तो अगर आप मेरा इनिशियल काम देखो तो इट्स ऑन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड ऑन शोइंग देम एज इट इज़, ऑन शोइंग देम, डॉक्यूमेंटिंग देम, उनके साथ वक्त गुजारना, उनको डॉक्यूमेंट करना। और उससे मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ इमेज क्या होती है। मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा राजनीति की, मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ। जब आप एक इमेज देखते हो तो उसकी पॉलिटिक्स होती है एक। तो वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं समझा कि यार मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपको सिखाती है प्रोसेस में, बिकॉज आप कुछ लिखते नहीं हो, उसमें कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है, आप ऑन ग्राउंड जाते हो, आप यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ थ्रू योर कैमरा, यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू योर कैमरा कॉन्स्टेंटली, और वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, उसके लिए तुम्हें फ्री होना पड़ता है। तो मैं कुछ सोचता नहीं, मैं बहुत फ्री रहता हूँ, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करता हूँ। वो आपकी फिल्म में दिखता है। और फिर जब मैं एडिटिंग स्टेज पे आता हूँ तब मुझे लगता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये कर सकते हैं, और आई थिंक वहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। आई थिंक आप मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बट शायद आप टेक्स्ट बुक जो शॉट्स होते हैं कि मतलब ये शॉट ऐसे लेना है, वो शॉट वैसे लेना है, आप शायद ज़्यादा फ्री रहते हैं। यार मेरा ना फेजेस होते हैं। मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूँगा अभी भी मैं अपना फॉर्म ढूंढ रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं ये करता हूँ। मैं अभी भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आइडिया ऑफ कैमरा और आइडिया ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू माई लेंस को, अपना जो गेज है। जैसे अभी मैं मानता हूँ कि मेरे लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो जक्सटापोजिशन होता है इमेज की और ऑडियो की और साउंड की और विजुअल के साथ, उसके साथ मैं कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात बताने की कोशिश करने की ट्राई करता हूँ कि
मैं प्रीच ना करूँ, मैं स्पून फीड ना करूँ, सब ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो, लोग अपनी कहानी खुद ढूंढ ले उसमें। तो मेरा जो रिसेंट काम है वो पहाड़ी फिल्म में, एक आखिरी बुरास नाम है उसका, और उस फिल्म में मैंने फिल्म हालांकि माइग्रेशन के आइडिया पे है, बट मोर देन माइग्रेशन इट्स ऑन द लोनलीनेस एसोसिएटेड टू इट, कि वो एम्बियंट टेक है एक लोनलीनेस पे और माइग्रेशन पे। तो उसमें मैंने यही किया है, मैं बस अपने कैमरे के साथ ऊपर एक गांव में गया और मैं उस गांव में 1 महीना मैंने वहाँ बिताया, और वहीं पे मैंने अपनी राइटिंग को मॉडिफाई किया। मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के मैं गया था, और मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था जिसमें मैं कुमाऊँ में था, और मैं एक लेडी से मिला, और मैंने देखा कि जिस घर में मैं था वहाँ ऑलरेडी बहुत सन्नाटा था, और उसकी एक बेटी थी। वो बेटी अगले दिन पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। सो आई इमेजिन्ड कि ऑलरेडी इतना सन्नाटा है, अगले दिन क्या उसका मूड होगा उस जगह का, उस स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस होगा, और वो स्पेस कितनी हॉन्टिंग होगी उस लेडी के लिए। तो इस आइडिया को लेके मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और फिर वो स्क्रिप्ट लेके मैं ऊपर पहाड़ में गया। मैंने एक नया जोग्राफी चूज़ की। मैंने कुमाऊँ से इंस्पायर होकर गढ़वाल में ये फिल्म शूट की है, ऊपर चमोली में, और वहाँ पे मैंने कोशिश किया कि वहीं रह के मैं स्पेस को थोड़ा फील करूँ, एब्जॉर्ब करूँ, और वहीं पे मैंने अपने शॉट्स डिज़ाइन किए। तो एवरीथिंग इज़ वेरी इन द मोमेंट, सब बहुत मोमेंट्री है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो फिल्म मेकर्स पहाड़ी सिनेमा बनाते हैं, वो लोग देखते हैं कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो स्क्रीनिंग्स रख रहे हैं और लोग देखने नहीं आ रहे हैं। तो आपको इसका क्या रीज़न लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यार क्योंकि अभी आदत एक तो नहीं है, दूसरा ये भी एक सीन है कि एक तो हाइपर स्टिमुलेशन, आप समझते क्या होता है हाइपर स्टिमुलेशन? होता है जैसे जो आजकल इतनी सारी इमेजेस आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपका कहीं ना कहीं दिन भर आप जैसे आप फ़ोन खोलते हैं आप कॉन्स्टेंटली इतनी इमेजेस देख रहे हो, चाहे आप वो 1 मिनट के फॉर्मेट में देख रहे हो, रील के फॉर्मेट में, चाहे आप यूट्यूब में क्विकली मतलब एकदम आप स्क्रॉल कर रहे हो। तो हाँ, अगर आप थोड़े पहले जाओ तो एक गोल्डन एज ऑफ सिनेमा आया था, और उस दौरान हमारे, अगर आप थोड़े आप ओल्डीज से बात करो ना, तो मैं उन्होंने देखा है आर्ट हाउस फिल्में, उन्होंने वो उस टाइम पे श्याम बेनेगल की फिल्में, और अगर आप देखो तो जब आप थिएटर जाते थे तो उनसे कभी पूछना कि हमेशा एक फिल्म से पहले फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन होती थी, दिखाते थे लोगों को। ये कहीं ना कहीं सरकार की, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज और एस्टैब्लिशमेंट की ड्यूटी होती है। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे काफी काम किया, NFDC जिसे कहते हैं। NFDC ने काफी फिल्में प्रोड्यूस की अच्छी अच्छी, और ये जितनी भी पुरानी गोविंद निलानी की फिल्म है, श्याम बेनेगल की फिल्म है, अगर अब मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ तो इन लोगों ने देखी है, इन्होंने आर्ट हाउस फिल्में देखी है, आर्ट सिनेमा देखा है, इनका एक अलग कम्युनिटी होती थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले शुरुआत से ही बहुत ज़रूरी होता है आपका बुनियाद। तो मुझे लगता है कि स्कूल में फिल्म एप्रिसिएशन क्लब्स होने चाहिए सबसे पहले, तो वो आगे बढ़कर ही थिएटर तक पहुँचते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने एक फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ पे की थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। उस फिल्म का नाम था, जो मैंने आपको बताया, द लास्ट, आखिरी बुरास की। मैंने स्क्रीनिंग यहाँ पे की थी, PVR में की थी, और मैंने इनवाइट बेसिस पे की थी। मैंने उससे कुछ कमाया नहीं, बट वो हॉल फुल था, इट वॉज अ हाउस फुल, और लोग आए थे टाइम निकाल के। सबसे पहले तो स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा ना, आप सीधा बेच के नहीं फिल्म अभी लगा सकते। मुझे लगता है यहाँ पे कि आपने सीधा टिकट्स लगा दी, पहले आपको शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी। मैंने PVR में स्क्रीन की थी, इट वॉज एन हाउसफुल। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों ने क्रिटिक भी किया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ये बहुत एक्साइटिंग था कि यार इन देहरादून आई कुड सी अ हाउसफुल एंड एक कम्युनिटी ऑफ, हालांकि वो मेरी कम्युनिटी भी थी, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मुझे लगता है कि अपने स्टेट का अपना फिल्म फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिमाचल में देखें तो हाँ, वो सरकार नहीं करती, बट धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे, जो बहुत रेप्यूटेड फिल्म फेस्टिवल है। वो इंडिपेंडेंट सिनेमा माउंटेन्स तक लाते हैं, और वहाँ पे मेरा फिल्म लास्ट ईयर था, और इट वन द जेंडर सेंसिटिविटी अवार्ड। तो मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी कुछ मुझे देखने को मिला यार। मतलब जब धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल लोकली लगता है तो कितने स्कूल्स वहाँ पे आते हैं। अगर आप एक इंटरेस्टिंग उत्तराखंड में फिल्म फेस्टिवल चलाओगे, जो आपका माउंटेन ओरिएंटेड फिल्म फेस्टिवल होगा, तो यार सबसे पहले तो लोग आई थिंक ऐसे शुरू होगा, एक इंटरेस्ट बनाना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी मुझे लगता है कि अभी सडनली ना वो वार्म अप करना पहले बहुत जरूरी है। बस आई थिंक आजकल सब मार्केटिंग भी है ना,
अभी तो मार्केटिंग भी जरूरी है, बहुत chaotic है ना बहुत, अभी chaotic तो भी है, मैं क्या exactly. बोलूं, हर चीज का एक काउंटर पर्सपेक्टिव है, हर चीज exactly. का एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं कोई प्रीच नहीं करना चाहूँगा, लोगों को अपने पेस और टाइम के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ मैं पैम्फलेट भी लगाने नहीं आया है अपने कि यार कि भाई सिनेमा देखो, अपने आप जब तक लोगों तक जैसे पहुंचे वो पहुंच जाए। और लोग बस ये है कि यार कैंसिल कल्चर का पार्ट ना हो, कि कैंसिल कर दिया कि यार ये फिल्म तो समझ ही नहीं आई, ये तो बहुत स्लो थी। अगर कोई फिल्म चैलेंज भी करती है, अब आई थिंक हम उस फेज ऑफ लाइफ में अब इवॉल्व हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब बहुत साल हो गए कि स्पून फीडिंग कम करनी पड़ेगी ऑडियंस की, हमको चैलेंज करना पड़ेगा ऑडियंस को, केटर नहीं करना, वी हैव टू चैलेंज देम। क्योंकि आर्ट एक ऐसा मीडियम है यार जो चैलेंज कर सकता है और काफी कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। जैसे अब्बास कियारोस्तामी एक फिल्म मेकर है, ईरानियन फिल्म मेकर है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि मुझे वो फिल्में बहुत अच्छी लगती है जिनमें मैं हॉल में सोया हूँ, क्योंकि उन फिल्मों ने मुझे रात भर जगा के रखा है। वाह। तो दिस इज व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड टू चैलेंज पीपल नाउ, वी नीड टू स्लोअर रिदम का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ हर तरह का रिदम, अनयूजुअल रिदम ऑफ फिल्म मेकिंग, जहाँ पे एडिटिंग बहुत एब्सर्ड हो। अगर आप पुराने फिल्म्स डिवीजन का कभी यूट्यूब पे फिल्म्स डिवीजन का चैनल खोलना, उसमें बहुत सारे इंडिया के एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स हैं 60-70 के दशक के, मणिकौल, प्रमोद पट्टी, SNS शास्त्री, इन लोगों ने कुछ फिल्में बनाई है और सरकार ने कमीशन की है वो फिल्में, फिल्म्स डिवीजन ने। और अगर आप वो फिल्में देख लोगे ना, वो अहेड ऑफ इट्स टाइम है। आज अगर आप वो अटेम्प्ट करना चाहो तो आपको गालियां पड़ेगी 10। पीपल डोंट हैव द गट्स टू अटेम्प्ट, गट्स ही नहीं है कि तुम एक फिल्म में ये अटेम्प्ट कर दो, साउंड म्यूट कर दो, आप विजुअल के साथ ट्रिप कर दो, आप कुछ भलता कर दो कि पहले तो आप ऑडियंस सोचे कि यार ये हुआ क्या है, फिर वो मतलब देन द स्टार्ट प्रोसेसिंग कि अच्छा ये हुआ है। अब हम इतना डरते हैं ना वो अटेम्प्ट लेने से, हमें लगता है बहुत आर्टिस्टिक है यार, इसकी कमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं है। बट पहले सरकार ने कमीशन किया है सारी फिल्में, तो उससे बड़ी अब ऐसा हो गया कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सरकारी बॉडीज है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और फिल्म्स डिवीजन। आई थिंक अब एक बहुत तगड़ी अभी सीन चल रहा है कि जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया बंद कर दिया, वो एक ही में, मतलब। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बिकॉज इंडिया का हिस्टोरिकल आर्काइव है ये। आई थिंक ऐसे फिल्म्स डिवीजन किया है, कुछ किया है, मतलब वो आई थिंक आप जरूर पढ़ना उसको। बट वो आई थिंक ये कि ये पूरा हिंदुस्तान का आर्काइव उसमें, तो मुझे लगता है ये सारी फिल्में यहाँ चलनी चाहिए पहले तो स्कूल्स में। तो थोड़ा स्कूल से ही स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल यार, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। प्लस अभी आप आजकल देख ही होंगे, ऑडियंस का भी इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अभी सिर्फ कमर्शियल पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल कमर्शियल नहीं जा रहा है, वो नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, वो बस उनका इंटरेस्ट बनाना जरूरी है उस चीज़ में। अभी आप देख ही होंगे आजकल बॉलीवुड की जितनी मूवीज आ रही है सब उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। ये मतलब एक आदत भी बन गई है कि कोई भी नई मूवी आ रही है, बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट। तो आपको उसके बारे में क्या लगता है, क्यों हो रहा है ये? या ये तो मेरे को बिल्कुल ही यूजलेस लगता है, नॉनसेंस। एग्जैक्टली। आई थिंक वही मैं बोल रहा हूँ, कैंसिल कल्चर मैंने जैसे बोला, बिल्कुल उसका पार्ट आई थिंक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है यार। मतलब हम अभी भी मतलब वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, मतलब हम बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं और पता नहीं क्या है यार। मेरे को तो यार इस पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। यू टॉक ऑन थिंग्स व्हिच एक्चुअली क्रिएट्स some understanding and conversation. This has no conversation ahead. It's like absolutely nonsense. अगर कोई चीज बेकार भी हो तो आप क्रिटिक करो, गाली दो, exactly. आप चीजों को मतलब ट्रैश करो, आप बिल्कुल फिल्म मेकर को पकड़ के उसको निचोड़ दो। लेकिन यार आई डोंट थिंक बॉयकॉटिंग इज समथिंग। पूरी मूवी को जिसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, ऑफ कोर्स यार, बहुत लोग होते हैं एक मूवी में। प्लस जो अभी बॉयकॉट की हम बात कर रहे हैं, वो आप बॉलीवुड के बारे में अभी क्या सोच रहे हो? जैसी मूवीज़ आ रही हैं आजकल, तो आप देख ही रहे होंगे आजकल, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड को कुछ चेंज करना ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग में, या कुछ अभी OTT जैसे नई नई चीज़ें ला रहा है, तो डू यू थिंक उसकी वजह से कुछ चेंज आएगा लोगों में? हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी हम अगर बात करें जो रीजनल सिनेमा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। अगर हम कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें, इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो एक शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स वहाँ पे अवार्ड जीती है, डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीती है। और इट्स नॉट फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट बॉम्बे में जो लोग अपनी कहानियाँ बता रहे हैं ना, वो एक इमेजिनेटरी कहानियाँ ज़्यादा बता रहे हैं। मतलब वो एक रीजनल, जो मुंबई कर्ज कहानी बता रहे हैं,
जो मुंबई का महाराष्ट्र की कहानी बता रहे हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, पर जो इंडस्ट्री की जो गेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अभी क्या है ऑडियंस भी अब बहुत अवेयर हो गई है, अवेकेंड हो गई है, ऑडियंस भी एक्सपोज्ड है अलग अलग तरह के लिटरेचर से, अलग अलग तरह के थॉट, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ थॉट आपको एक्साइट करता ही है क्योंकि यू हैव सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो गई है, सो दे वांट समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो, आप उनको एंगेज भी कर रहे हो, सो इंटरेस्ट देम। तो मुझे लगता है बॉलीवुड को एक तो अपने राइटर्स के साथ उनको थोड़ा कुछ करना चाहिए। आई थिंक बॉलीवुड नीड्स गुड राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निक। मुझे लगता है कि हम बहुत ही विजुअल को बहुत ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर आप साउंड अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स खो रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, मुझे लगता है कि बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग जो एक उन सबका इक्विलिब्रियम फिल्म बनाता है ना, साउंड, एक तो साउंड बॉलीवुड में मुझे लगता है मेजर तो डबिंग ही है, बहुत कम लोग सिंग साउंड यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले तो, और आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड में किसी चीज़ की कमी है फाइनेंशियली या एनीथिंग। कुछ प्रेशर भी लगता है मेरे को यार, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ वर्क कल्चर जो है ना बम्बई का, वो बहुत हसल कल्चर है, वो टॉक्सिक है बहुत, कि यार आज शूट करो कल दो फिल्म, डेडलाइन परसों दो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, मैंने एक एड फिल्म करी, हालांकि अभी वो आई नहीं है बाहर, बट मैं मतलब जिन लोगों के साथ मैंने मतलब किया वो काम, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो देवर लाइक यार कल ही चाहिए कल ही चाहिए कल ही चाहिए। मैंने शूट की 2021 नवंबर में, आज हम 2022 में बैठे हैं, तो तब उन्होंने इतनी जल्दी में करवाया मुझसे। मैं भी सोचता हूँ यार क्यों तमीज से करता। तो यार ये जो फिल्म मेकर्स पे प्रेशर ये बहुत है यार, कि यार कल दो सब, अभी करना है सब, डेडलाइन है, पहले अनाउंस कर देंगे फिल्म। हालांकि मैं नहीं जानता इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, एंड आई एम नोबडी टू कमेंट कि यार उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई फील दैट कहीं ना कहीं हमें अपने वर्क कल्चर पे इंट्रोस्पेक्ट करना है बम्बई के। दैट्स व्हाई देहरादून को आई रिस्पेक्ट, बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि यहाँ पे फिर उस तरीके का प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। वो जल्दबाजी वाली फिल्म में बहुत है। हाँ वो तो है। और ये हसल कल्चर के बारे में हमने तब भी बात करी थी जब मैं आपके स्टूडियो में आके आपसे मिला था, और आई एम ग्लैड कि मैंने आपसे उस बारे में बात करी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जब काम करता हूँ और ब्रेक लेता हूँ उस काम से, तो वो गिल्टी वाली फीलिंग आती है। नहीं वो तो आई थिंक गलत, जो कि गलत है, वो हम पे डाल दिया है। हाँ, वो वहां से आता है कि जब आपके दादा स्कूल साइकिल में, और आपको शर्म नहीं आती, और तुम क्या कर रहे हो यार। तो वक्त के साथ करवट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कॉन्वर्सेशंस में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या चल रहा है, आजकल क्या सिनेरियो है, और लाइफ अपने में बहुत एब्सर्ड है यार। इट्स मतलब कोई सेंस नहीं बना रही, डायनेमिक्स कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, और सिनेमा भी ऐसा ही है यार। मतलब आई थिंक उसको करवट लेना, उसको अपना फॉर्म बदलना, और बहुत फ्रेश आर्ट फॉर्म है ऐसा। मेरे एक मेंटोर है सुदर्शन जुयाल, वो भी देहरादून के, ये बड़े कमाल है, और उन्होंने मुझे कहा था कि बड़ी नई आर्ट फॉर्म है, थिएटर, पोएट्री, म्यूजिक, ये हज़ारों साल पुरानी है। सिनेमा को आई थिंक 100 से कुछ ऐसी कुछ साल हुए हैं, 100 से थोड़ा ऊपर इंडिया में। तो अभी तो यार इवॉल्व करेगा बहुत, तो आई थिंक अभी तो बहुत जाना है आगे। तो अभी हम खत्म नहीं हो सकते, अभी वी कैन जस्ट बी कि यार यही होता है तरीका, इसी पे स्टिक हो जाओ। वी नीड टू ब्लेंड इट, वी नीड टू कहीं ना कहीं मॉडिफाई इट। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि रेस्ट लेना कोई गलत बात नहीं है, अगर हम अच्छा ही काम होता है यार, टेस्ट मैच है, वनडे थोड़ी ना है, एक बॉडी को रीस्टार्ट बटन होता है ना, बिल्कुल यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने एडिटर से यही बात कर रहा था, वो भी बोल रहा था कि यार कि मेरे लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है, जो बात बिल्कुल सही है यार। बिना सोए, ये जो लोगों ने बहुत हीरो, मतलब कहीं ना कहीं दे फील वेरी प्राउड ऑन सेइंग कि भाई हम तो 3 दिन नहीं सोए यार, हम तो 4 दिन तक नहीं सोते, ये वो मेरे को बहुत, मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मतलब मेरे को सही नहीं लगता। आई थिंक ये एक चीज़ शायद ईगो भी बढ़ाता है हमारा। हम अपने दोस्तों को देखते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आई थिंक वो ईगो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है कि हाँ यार, मतलब पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली आई थिंक इट्स वेरी, वी नीड टू फाइट इट, वी नीड टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, तब जाके हम, और आर्ट है यार, वो बहुत पीसफुल माइंड से आती है तभी। जो रोगन को आप जानते होंगे, जो रोगन इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है हसल कल्चर के बारे में। तो वो कहते हैं कि जैसे इनिशियली अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अपने ड्रीम की को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें लग जाओ, इधर उधर का मत सोचो, ठीक है, एकदम उसी में लग जाओ, अपनी फैमिली वगैरह कुछ मत देखो, ठीक है। और जब तुम्हें वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर वाइज स्टेबिलिटी मिल जाए, तब एक तरीका ढूंढ लो सब कुछ बैलेंस आउट करने का, कि अब मैं उस स्टेज में पहुंच गया हूँ, मैंने जितनी मेहनत करनी थी करी, अभी भी करूँगा, लेकिन सब कुछ बैलेंस करके। तो उनका ये कहना है। पता नहीं यार, मेरे को तो लगता है लाइफ, मतलब यू कांट टेल कि ये होना है, मतलब इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लाइक इरफान खान ने, अब मैं एक बात कहूँगा, एक आई वाज में उनका एक
कॉन्वर्जेशन देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक आप डेफिनेशन बनाते हो और समझने की कोशिश करते हो लाइफ की, तब तक वो डेफिनेशन बदल चुकी है। क्या बात है। तो इट्स लाइक when the known is this much, the unknown becomes bigger. So वो उस एस्पेक्ट पे है। तो मुझे आजकल यार मैं बहुत देखता हूँ इंस्टाग्राम, यू ओपन सोशल मीडिया, सब बता रहे हैं कि लाइफ कैसे जीनी है। हाँ एग्जैक्टली, कि ऐसे लाइफ जियो, खुश रहोगे, ऐसे अपना रोमांटिक लाइफ देखो, आपका लाइफ सॉर्ट रहेगी। And I think it's absolutely nonsense. It's absolutely bullshit. वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग ट्रिप में डाल देती है मेंटली। सबसे बड़ा स्कैम तो वो है कि खुश रहो हमेशा। हाँ, अच्छा मोमेंटरी थिंग ना वो, मतलब अगर आप सैड हो रहे हो या गुस्से में हो तो उस चीज़ को बुरा माना जाता है, जबकि वो एक इमोशंस हैं और वो हमको बताते हैं कि हम ह्यूमन हैं। तो आजकल आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो ये दिखेगा कि हम खुश कैसे रहें। हाँ वही है, मतलब यार मैं खोलता हूँ ना, मैं जैसे देखता हूँ कोई प्रीच लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, ये छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, ये वो ये जैसी उसे अपने लाइफ में देखो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, वो सब ऊपर से बाद में देखो तो यार व्यूज के लिए था। हाँ वही बाद में देखा ये तो यार रीच के लिए, ये तो उनकी अपनी एक मार्केट है, हाँ अपना एक कम्युनिटी। और अगर किसी को उससे हेल्प मिल रही है तो यार आई एम नोबडी टू इट्स फाइन इफ समबडी इज फीलिंग गुड ऑन दैट एंड समबडी इज गेटिंग, बट आई पर्सनली फील कि मेरे को तो वो बिल्कुल इट्स समथिंग दैट इट्स एब्सोल्युटली सो मच ऑफ प्रीचिंग क्रिएट्स इनटू अ पैराडॉक्स। वो अब एक पैराडॉक्स बन चुका है। द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी, द आइडिया ऑफ लाइफ, द आइडिया ऑफ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। ग्रे सेक्टर्स तो बिल्कुल ही हिल चुके हैं। और यहाँ सिनेमा काम आता है, पता है मेरे को लगता है सिनेमा आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बताता, वो आपको ग्रे कैरेक्टर्स दिखाएगा और वो उनके बारे में आपको एम्पथाइज करवाएगा। आप जब कोई फिल्म देखोगे और आप एक फिल्म एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, फिर आप एक विलन के पर्सपेक्टिव से, तो आप एम्पथाइज करने लग जाओगे विलन से। देयर इज नो विलन, विलन होता ही नहीं कुछ, देयर आर जस्ट ह्यूमंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो ये मेरा ओके। आपके भी लो मोमेंट्स आते होंगे लाइफ में ऑब्वियसली। हाँ यार ऑब्वियसली। तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, उस फेज में अपनी लाइफ के? पहले तो एम्ब्रेस करता हूँ उनको, एक्नॉलेज करता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि ये हो रहा है, और उससे भागने की कोशिश नहीं करता। और माइंड बार बार ट्रबल करता है कि भागो, बट कोशिश करता हूँ ना भागूं। फिर एंग्जाइटीज जब होती है तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आजकल मैंने यही ट्राई किया है कि एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो, कि ये हो रहा है, फिर उसको डील करता हूँ। क्या करें, डील ही करना पड़ेगा। लो मोमेंट्स तो होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हो? मैं जैसे कुछ लोग गाने सुन लेते हैं, कुछ लोग ड्राइव पे निकल जाते हैं, कुछ लोग। यार मैं लिखता हूँ। ओके। मैं जो थॉट आ रहा है वो लिखता हूँ, मेरी डायरी है उसमें लिखता हूँ। ओके। मैं कोई कॉन्टेम्पलेटिव फिल्म देखता हूँ या विजुअल देखता हूँ, और मेरा एक एस्केप है जो बहुत अलग लेंस है, मैं अपने आप को बोलता नहीं हूँ, पर मेरा जो कैमरा है और मेरा जो फोटोग्राफी है, मैं फिल्म्स नहीं शूट करता उस टाइम, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फिर मैं बहुत ही एब्सर्ड चीज़ें लेता हूँ, जैसे मैं दीवार के टेक्सचर्स लूँगा, मैं बहुत ही, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि शायद ये मेरे लिए ज़रूरी है लेना, बट आई जस्ट क्लिक रैंडम थिंग्स, आई क्लिक एनीथिंग केओटिक, आई क्लिक एनीथिंग एब्सर्ड। एक बार मैं बहुत परेशान था तो किसी ने आम रोड पे चूस के फेंका हुआ था, उस पर चींटियाँ लगी हुई थी। आई टुक दोज फोटोग्राफ्स एंड आई वेंट होम एंड आई क्रिएटेड अ सीरीज। तो मतलब वो मेरे लिए मतलब इट्स समथिंग दैट मतलब वो जो इनएनिमेट सब्जेक्ट्स है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें मैं मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ये मान लूँ कि मैं मीडियोकर हूँ। मतलब मैं एक बंदे का पॉडकास्ट सुनता हूँ, अनुराग माइनस वर्मा, वो आप भी बिल्कुल सुनना। वो उसने एक बार एक बात कही यार, उसी में सुना मैंने, तो मैं उसी की मतलब वो कि यार जितना जल्दी हम ये मान लेना कि हम लोग मीडियोकर ही है, हम लोग उतना जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जब मैं लो होता हूँ मैं मानता हूँ मैं मीडियोकर हूँ, मेरे में कोई स्पेशल बात नहीं है। लाइक मैं अपने वो सबकॉन्शियस ड्रीमी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और आइडियल लाइफ की आइडियल लाइफ ये होती है, उससे दूर जाता हूँ। पर मेरे को काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम सोसाइटी का ही पार्ट है, तो ऐसे भी नहीं बोलता कि आई डोंट गिव अ डैम, मुझे अफेक्ट बहुत करता है। बट ये चीज़ें मैं करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं बॉडी मूवमेंट में बहुत भरोसा रखता हूँ। बट जब आप लो होते तो मेरा हिलने का भी मन नहीं करता, सच बताओ तो मैं पड़े रहता हूँ, सोते रहता हूँ।
It's something like that. Honestly बता रहा हूँ, बिल्कुल बनाए कोई, बिल्कुल। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ क्या करना चाहिए भाई, अभी तो मुझे लग रहा है ये करना चाहिए। ओके। तो अभी आपने कहा कि जब आप लो फील करते हो तो अपने आप को बताते हो कि आप मीडियोकर हो, तो कभी कोई ऐसे फेजेस आते हैं आपकी लाइफ में कि आपको बहुत प्राइड फील होता है या कुछ ऐसा, और वो चला जाता हो या क्या पता? हाँ आते हैं, लगता है? हाँ किस टाइम पे? जब मैं शूट कर रहा होता हूँ और मैं एक नॉन फेमिलियर, बाय नॉन फेमिलियर आई मीन जिस इन्वायरमेंट में मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ के लोग, वहाँ की कम्युनिटी फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, लाइट से, कैमरा से, और मैं वहाँ ये सबकॉन्शियसली लेके जाता हूँ कि भाई मुझे ये समझना है, बट मैं इतना ऑटोक्रेटिक जिसे कहते हैं, मतलब अथॉरिटेरियन हो जाता हूँ कि मैं ये भूल जाता हूँ, मैं प्राइड फील करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि भाई वो लोग भी मतलब इंसान है। ओके। जब मेरा स्केड्यूल ओवर टाइम जा रहा होता है और मैं, वो नॉन एक्टर्स है, वो लोग एक्टर्स नहीं है, वो लोग, उन लोगों ने मतलब वो लोग वहाँ पे अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं उनके पास कैमरा लेके पहुँच गया हूँ और मैं उनको ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि बार बार ये करो, बार बार ये करो, बार बार ये करो, तो तब मुझे लगता है कि यार ये मेरे एक प्राइड की फीलिंग आ जाती है। ओके। उसको कहीं ना कहीं फिर मुझे कम करना पड़ता है किसी को समझाने के लिए कि ये करना है, तब प्राइड वाली फीलिंग आती है। हाँ मतलब जब मैं डायरेक्टर होता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत, बट आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ प्राइड। नो आई डोंट थिंक सो। लाइक अगर आप किसी को समझा रहे हो चीज़ें, हाँ एक हद तक सही है, एक हद तक ना, वही एक हद तक सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी के, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मैंने अपनी जो पिछली फिल्म शूट करी तो हम एक फिल्म क्रू था, हम एक मैंने एक नॉन एक्टर ली, वो मेरे एडी की चाची थी, वो उनका छोटा सा घर था, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उनका जैसे वो लोग नहीं है ना, रात के 2 बजे तक उनके घर पे लाइटें हैं, सब लोग, पूरा क्रू घूम रहा है, थर्मोकॉल ऐसे, मतलब साइड में थर्मोकॉल रखा है, रिफ्लेक्टर्स रखे हुए, लाइट का सामान, ट्राइपॉड ऐसे रखा है, और अब मेरा स्केड्यूल निकल रहा है, मैं वहाँ पे हूँ, मेरा काम है और मैं ये सब देख ही नहीं रहा हूँ, और मैं एक स्लीपिंग सीक्वेंस था उनका जिसमें उनको सोना था सिर्फ। तब यार पूरे दिन से वो शूट कर रही थी मेरे साथ, और वो भी इतनी स्वीट थी कि वो मना ही नहीं कर रही थी, वो थकी भी होगी तो बोल रही ठीक है दोबारा कर लेंगे। और उनको क्या मिलना है यार, नॉन एक्टर्स को क्या मिलता है, तुम बताओ। एक्टर्स तो, एक्टर का तो वो जॉब है, नॉन एक्टर्स तो वो एहसान कर रहे हैं तुम पे। तो तब मुझे लगा कि यार ज्यादा ही प्राइड की फीलिंग भी सही नहीं है यार, अभी रोकना चाहिए था। तब किसी चीज की जब वो सोई ना, और जब मैंने अपना शॉट रोल किया तो लेपल लगा हुआ था, और कट जैसे ही बोला ना मैंने, वो उठी नहीं, शी वाज सो टायर्ड कि वो शी स्लेप्ट। तो तब मेरे को लगा कि यार, फिर मैंने भी रिसेंटली हम लोगों ने एक स्केड्यूल और शूट किया, तो तब मुझे लगता है कि यार हम लोग ना, वो तब एक हद तक सही है। हाँ एक हद तक, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी आप जिस फील्ड में हो, फिल्म मेकिंग की फील्ड में, आप फेम और सक्सेस को किस तरह से देखते हो? आप फेमस होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका काम हर कोई देखे, अप्रिशिएट करे, आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हो? तो बड़ा ही मतलब कभी सोचते हो इस बारे में? यार पता नहीं यार, जब मैं देहरादून में आया मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को एज अ मीडियम सिनेमा बहुत मैकेनिकली और लेबर पर्सपेक्टिव से, मतलब कि मेरा काम है, मेरे को, मेरा ये पैशन है और मेरे को उससे ट्रू रहना है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत भटकाती है चीज़ें, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फिल्म किसी फेस्टिवल में जाके अवार्ड जीत गई, तब लगता है कि यार, मतलब होता है ऐसा, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब होता है कि मेरे को भी बनानी है यार, ये क्या हो रहा है, टाइम निकले जा रहा है, ऐसा लगता है टाइम, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि क्या कर रहे हैं। आधे फिल्म में ऐसा लगता है कि जैसे आज ही लग रहा है मैं एक फिल्म एडिट कर रहा हूँ, कल मुझे लग रहा था कि क्या बन रहा है, आज मेरे को लग रहा है कि यार कोई गड़बड़ हो रही है। तो अब मेरे को लगता है कि अब मैं ज़्यादा, सक्सेस मेरे लिए ये है कि फॉर मी नाउ सक्सेस इज दैट आई लिव वन डे एट अ टाइम। और सेकंड थिंग मेरे लिए है कि मेरे लिए सिनेमा बहुत स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म है। मैं उसको बहुत स्पिरिचुअली देखता हूँ, मेरे लिए वो बहुत मेडिटेटिव है। तो एक फिल्म शुरू करना, थॉट से लेके, आइडिया से लेके, इम्प्लीमेंटेशन से लेके कंप्लीशन तक, वो मेरे लिए सिर्फ सक्सेस है। काफ़ी लोग तो फिल्म ख़त्म ही नहीं कर पाते, काफ़ी आइडियाज़ तो पेपर तक ही रह जाते। तो अगर मैं अपने आइडियाज़ पेपर से लेके स्क्रीन तक ला पा रहा हूँ मैजिकली,
या किसी मिरेकल के द्वारा जो मुझे नहीं पता, जो ऐसे भी है, तो आई थिंक दैट इज फॉर मी अ बिग सक्सेस. लाइक कंप्लीटिंग अ फिल्म इज समथिंग दैट इज वेरी ह्यूज, बिकॉज एक तो बहुत मिलिट्री आर्ट फॉर्म है, डांस, पोएट्री, पेंटिंग, ये तो चलो बड़ी एक स्पॉन्टेनियस. उसमें क्या है यार, यू नीड काफी स्टेजेस आते हैं, मतलब उस उन प्रोसेस में आपका सेपरेशन भी हो सकता है, यू कैन लूज समबडी, यू कैन लूज योरसेल्फ एंड देन कम बैक. तो वो मुझे लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है. जैसे मतलब काफी फिल्म मेकर्स मैं देखता हूँ कि 9-9 साल की जर्नी करते हैं एग्जैक्टली एक फिल्म के साथ. एक मूवी आई थी ना, बॉय से रिलेटेड थी, जिन्होंने बॉयहुड 12 साल की उसके बचपन से लेके टीनेजर तक उसको पूरा. तो अब आप देखो ना, दिस इज सक्सेस. एग्जैक्टली लाइक कंप्लीटिंग दैट ड्रीमिंग ऑफ अ फिल्म कि यार मैं 12 साल कहानी को चलाऊंगा, मैं सेम कैरेक्टर्स के साथ काम करूंगा, और कितनी पॉलिटिक्स 12 साल की, उसको बैलेंस करके अपने ऊपर उसका बोझ लेके मैं एक चीज इम्प्लीमेंट करूंगा. तो आई थिंक, और मैं उसके ना एडिटर का वो पढ़ रहा था जब वो शुरू किया ना, तब वो मतलब मूवी ओला पे मतलब डिजिटल वो उस पे कर रहे थे, फिर डिजिटल हो गया सब एकदम बीच में. ओके तो मतलब अच्छा, वो ये मैं पढ़ रहा था कि मतलब फिर वो एविड पे शिफ्ट हुआ है, फिर प्रीमियर से, तो ऐसा कुछ चल रहा था. तो मैं देख रहा था कितना टेक्नोलॉजी भी कितनी बढ़ गई ना 12 साल में. टेक्नोलॉजी भी तो चल रही है ना आगे. जो 12 साल पहले शायद से फैसिनेटिंग था, वो 12 साल बाद नहीं है ना. काफी चीजें बदली होगी उस 12 साल के बीच. जैसे मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लुमियर ब्रदर्स जिन्होंने फिल्म पहली फिल्म बनाई, वो पहला शॉट जो था ना, वो ट्रेन आ रही है सामने से, और हॉल में ना सब लोग मतलब जैसी वो ट्रेन आ रही है सब लोग उठ के चले गए, लगा ट्रेन उनके आ रही है. आज अगर वही सेम शॉट हो तो कोई ऐसा करेगा नहीं करेगा. 3D ग्लास हो तब भी नहीं करेगा ना. तो दैट मीन्स दैट यहाँ ही पे आ जाती है एक्सपेरिमेंट, यहीं पे आता है फॉर्म की सिनेमा को री इन्वेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब री इन्वेंट करो, नया फॉर्म ढूंढो, उठवाओ लोगों को दोबारा थिएटर से. तो आई थिंक दैट इज. मैं अभी राघव भाई के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा. जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जैसे जैसे उनको फेम मिलता गया, सक्सेस मिलती गई, तो आपके लिए क्या वो एक डायरेक्शन था कि हाँ मेरे को भी अपना एक डायरेक्शन देखना है, क्या वो चीज़ था, या आपने अपना डायरेक्शन खुद चूज़ किया था? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने खुद ही चूज़ किया था. मैं राघव डांसर मतलब उसमें शोज में थे, डांस शोज में. अब तो खैर वो भी सिनेमा कर रहे हैं काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंगली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव से. पर उस टाइम उन्होंने रियलिटी शो से शुरू किया था. ही वॉज अ डांसर, आई वॉज ऑल्सो अ डांसर. मैंने डांस उन्हें देख के शुरू किया. ओके. फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं मेरे अंदर आई थी बिकॉज हम लोग ना लोकली ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो सडनली यूट्यूब बूम पे आया था, डिजिटल सब कुछ, एवरीथिंग वॉज वेरी डिजिटल. और मैं डांसर था, मैं था तो आर्ट्स में ही इंटरेस्टेड, तो मेरे को था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल एस्पेक्ट है जहाँ पे मैं कुछ बता सकता हूँ. तो फिर राघव से मैंने, ही हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. आई वेंट टू बॉम्बे, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, और हम दोनों साथ रहते थे, और वहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम किया. एंड हम लोगों की जर्नी सिनेमा की पैरेलल रही है. तो जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू करी तो वो मेरे को देखता था कि यार ये तो कुछ अलग ही वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा है, मैं टेलीविजन में हूँ. सडनली उसे इंटरेस्ट आने लगा. उसका भी इंक्लिनेशन एक्टिंग की तरफ हुआ, सिनेमा की तरफ हुआ. तो ऐसे करते करते डायरेक्शन खुद ही ढूंढा. देहरादून आने का मैंने खुद फैसला लिया. इसमें मेरी काफ़ी मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भाई से भी और घर से भी. वो बोलते हैं बॉम्बे क्यों नहीं जा रहे हो, पर मैं अब उस पॉइंट पे हूँ कि मैंने बोला नहीं हो जाएगा सब. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप बड़े खुश हैं सब, क्योंकि मेरे को काफ़ी काम यहाँ पे मिल रहा है. मेरे सारे क्लाइंट्स बॉम्बे से ही हैं, बट दे वांट मी टू टेल देयर स्टोरी, सो दैट्स अ बिग थिंग. बॉम्बे में इतने सारे लोग हैं, बट मैं आजकल जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, दे आर अ बॉम्बे बेस्ड कम्युनिटी, और वो लोग चाह रहे कि हम उनकी कहानी बताएं, हम उनकी चाही हुई कहानी बताएं. तो दैट इज समथिंग वेरी, आई थिंक दैट इज सक्सेस फॉर मी नाउ. आप पैसे को किस तरह से देखते हो? जरूरी, कितना जरूरी है भाई? बहुत जरूरी है. फिल्म मेकिंग का सबसे अनलकी पार्ट ये है कि उसमें पैसा चाहिए, और अच्छा खासा पैसा चाहिए अगर तुम्हें अपनी कहानी बतानी है. और हर स्टेज में पैसा चाहिए, प्री प्रोडक्शन में पैसा चाहिए, प्रोडक्शन में पैसा चाहिए. तो आई थिंक कैपिटल एज अ कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो हाउ टेक्नीशियंस आर अंडरपेड इन दिस कंट्री. बहुत अंडरपेड हमारा स्ट्रक्चर चलता है टेक्निकली, और वो मजबूरी भी है. मतलब जब मैं भी इंडी फिल्म बनाता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि गुड फेथ पे लोग काम करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये करते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मतलब समझ रहे हो ना मैं किस लेंस में बोल रहा हूँ. मैं कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एज अ पर्सपेक्टिव इंडिविजुअली कि मैं प्रोड्यूसर, मैं सारा पैसा ये वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ.
जैसे अभी आपने कहा ना कि फिल्म मेकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है अभी, तो जो यंग फिल्म मेकर्स हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं और वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं लो बजट में फिल्म मेकिंग करना, आपने शायद एक 1500 में एक मूवी बनाई थी अपनी सबसे पहले, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि कैसे लो बजट में फिल्म मेकिंग कर सकते हैं? यार पहले तो मेरे को लगता है कि अपना जो क्राफ्ट है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन है उसे रखो, अपने शोरील पे काम करो। बाय शोरील आई मीन कि तुम इफ यू वांट टू बी अ सिनेमेटोग्राफर, गेट आउट, शूट, क्रिएट योर इन्वेंटरी, क्रिएट योर आर्काइव, पैनिंग प्रैक्टिस करो, बाहर जाओ, मतलब फोटोग्राफर हो तो मतलब यू डू फोटोग्राफी, यू नो, जस्ट डू इट। वीडियो क्वालिटी के बारे में मत सोचो, एंड इफ यू आर अ डायरेक्टर, यू हैव एनीथिंग, जस्ट मेक अ फिल्म, राइट अ फिल्म दैट इज डूएबल, डोंट राइट अ ब्लडी, मतलब तुमने लिख तो, मतलब इमेजिनेशन तो कहीं भी जा रही है, बट पहले स्टार्ट करो कि जो इम्प्लीमेंट कर पाओ। स्टार्ट विद अ गुड डॉक्यूमेंट्री फिल्म, लुक एट, मतलब बाहर जाओ, अपने नेबरहुड में देखो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसे फॉलो करो और फिर उससे कुछ बनाओ उसको। काफ़ी 3 टायर फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। मैंने कैसे शुरू किया था मैं बताता हूँ। मैं बॉम्बे में था, मैंने अपने आप को अवेयर रखा था कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल होता है मामी, और मामी में एक सेक्शन होता है डायमेंशंस मुंबई। उसमें क्या होता है कि आपको बम्बई पे 5 मिनट का एक कहानी बतानी है, बम्बई से ओरिएंटेड। तो मैं बॉम्बे में था, तो मैंने बोला उसमें आपको 25 साल के नीचे के फिल्म मेकर्स का सिलेक्शन होता है, उसमें 25 साल के ऊपर आप नहीं कम्पीट कर सकते। और मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने एक स्पॉट बॉय पे फिल्म बनाई जिसको फिल्म बनानी थी, और उसको मैंने फॉलो किया। और मैंने जब वो फिल्म बड़ी, मेरा सिंगल हैंडेड अटेम्प्ट था वो, मैंने पहली बार फिल्म मेकिंग प्रॉपर मतलब नैरेटिव अटेम्प्ट किया। और जब मैंने वो अटेम्प्ट किया, मैंने वो फिल्म फेस्टिवल में डाली, वो सेलेक्ट हो गई और वो अवार्ड जीत गई, स्पेशल जूरी अवार्ड जीत गई। वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। अब यही अगर मैं इधर उधर, मतलब तो मैंने टाइम मैंने यूटिलाइज किया अपनी कहानी बताने में, अपनी रील बनाने में। तो मैंने 3, 4, 5 साल मैंने सिर्फ अपनी एजुकेशन पे, पेशेंस भी, हाँ, मतलब मुझे लगता है कि एक रियाज है, सुर, हाँ एग्जैक्टली है ना, मतलब वो फिर आप सुर समझते हो अपने कहानी का, तो वो रियाज है। तो वो रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो रियाज नहीं करोगे ना, तब तक आई डोंट थिंक कि आप आगे, वो छूटना नहीं चाहिए वो रियाज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की कन्वर्सेशन बहुत ही डीप इंटेंस चली गई। बहुत सही था मेरे लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे चैनल का नाम है होपिंग फॉर, तो अभी आप जिस फेज में हो अपनी लाइफ के, जिस भी स्टेज में हो, व्हाट आर यू होपिंग फॉर? What am I hoping for? Yeah. I'm hoping that we talk about equality. I'm hoping we stop this, identity crisis and politics of the world, and talk about humanity and oneness. And I hope for a better, growth of individuals and human beings and civilization in a much more progressive sense, modern sense, acceptable sense. ब्यूटिफुल भाई, ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे अभी। एंड आपको कैसा लगा मेरे को तो बहुत पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? मेरे को तो मतलब बात करने में और कुछ भी मतलब शेयर करने में, कॉन्वर्जेशन करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। और आई थिंक मैं शायद सेंस ना बनाया हूँ इसमें, शायद बनाया हूँ, बट मेरे को मजा आता है भाई बातें करने में। साफ सीधी बात, आई लाइक भाई, हम भी बातें करने ही बैठे हैं। बस बातें करने में मजा आता है, बहुत मजा आया मेरे को। एंड आई फील दैट आप जो काम कर रहे हो ना, एंड यू आर स्टार्टिंग अ इंटरेस्टिंग स्पेस ऑफ पॉडकास्ट, एंड आई थिंक इन देहरादून इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कभी मतलब हमारा बड़ा मन था करने का। मुझे बड़ी हेल्दी जेलसी हो रही है तुमसे, बट मेरा बड़ा मन था करने का, बट तुमने बहुत अच्छा शुरुआत की है। एंड आई फील दैट इट कीप्स गोइंग ऑन, और आप हर तरीके के इंसान को, वही मेरा हर कम्युनिटी के, हर तरीके के, हर एस्पेक्ट के, जो भी इंटरेस्टिंग हो उसे बुलाओ, जो इंटरेस्टिंग ना भी हो, बोरिंग भी हो, बिल्कुल यहाँ बैठ के कुछ ना बोले उसे बुलाओ। बिल्कुल वही मेरा एम है। लगता है कि बहुत वही मेरा एम है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और किस्से, कहानियां, बस इसी से भरना है इस पॉडकास्ट को। यार मजे एकदम। एग्जैक्टली। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फिर करते हैं कभी किसी दिन और टॉपिक्स को लेके। बिल्कुल, क्यों नहीं, राइट? आप भी देहरादून में, हम भी देहरादून में। नहीं, किसी रैंडम उसमें अगर तुम्हें हो ना कि यार मेरे को ऐसे बिठाना हो बीच में, किसी का ले रहा हूं, मैं बिठा देना बीच में, मैं बैंकर अपनी वो बीच में बोलते रहूंगा। तो वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो देखते रहेंगे, जो होना है हो जाएगा। बिल्कुल। ओके भाई, थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच यार।